दोस्तों, इस समय आज एक विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं और वो विषय अति महत्वपूर्ण है। वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा, जो एक तरह का एक घातक वायरस है जो सामान्य तौर पर मुर्गियों से, बतख से और ऐसे जंगली तमाम पक्षी जो कहीं ना कहीं एक वायरस से संक्रमित होने के बाद, उनसे प्रभावित होने के बाद उनकी मौत हो जाती है और वो फैलकर यदि उसका हम कहीं प्रयोग या उसके प्रभाव में आते हैं तो वो इंसानों के लिए भी घातक होता है और उससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे दाहिनी तरफ अधिवक्ता सिविल बार संघ के महामंत्री आनंद शुक्ला जी, अधिवक्ता प्राणवीर सिंह जो समाजसेवी भी हैं, और समाजसेवी और पर्यावरणविद विवेक तिवारी जी, हमारे बाईं तरफ प्रतोष चंदेल जो अधिवक्ता हैं, समाजसेवी हैं, और अधिवक्ता अनिल यादव जी जुड़े हैं जो इस विषय पर हमारे साथ आपको चर्चा करेंगे। और हम चर्चा इस रूप में प्रारंभ करते हैं कि पहले तो आप जान लें कि बर्ड फ्लू क्या है और उसके क्या प्रभाव हैं जो सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं, जिससे व्यक्ति सामान्य तौर पर सचेत हो सकता है। और उस सामान्य जो प्रभाव हैं, वो प्रभाव इस रूप में हैं कि वो सांस लेने में दिक्कत, लगातार उल्टियों को महसूस करना, मितली आना, दस्त का होना और मांसपेशियों में तनाव, ये कुछ सामान्य से लक्षण हैं। लेकिन इन लक्षणों के होने से सिर्फ ये निश्चित नहीं हो जाता है कि वो बीमारी कहीं ना हमें सीधे है, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए बिना डॉक्टर के उससे मिले, बिना उनको जानकारी और लिए हम इसको आगे नहीं बढ़ते हैं। चर्चा करते हैं कि वास्तव में इसके जो प्रभाव हैं, उन प्रभावों से हम कैसे बचें और उसके क्या उपचार हो सकते हैं। इस विषय पर अपने साथ प्रतोष जी को जोड़ते हैं और प्रतोष जी से हम जानना चाहेंगे कि यदि इससे हम बचाव करें तो किस रूप में और कैसा बचाव इससे कर सकते हैं। बर्ड फ्लू एक बहुत ही घातक बीमारी है जो पक्षियों के लिए जानलेवा होने के साथ साथ अगर उनके अधपके मांस और अंडों को जो सेवन मनुष्यों द्वारा किया जाता है, अगर उसको हम यूज करते हैं तो उससे मनुष्यों में भी ये बीमारी फैलने की पूरी आशंका है। और एक और गंभीर महामारी कोरोना के बाद विश्व में दस्तक देने के लिए तैयार खड़ी है। इसके लिए हमें जागरूकता की ही ज़रूरत है। सर्वप्रथम हमें अपने आसपास के वातावरण में गंदगी को नहीं पनपने देना है। साथ ही साथ हमें सभी पक्षियों के रोज़मर्रा के जो उनका व्यवहार है उस पर सतत रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना है कि किस पक्षी को क्या दिक्कत हो रही है। अगर वो खाना दाना पानी छोड़े हुए है या किसी पक्षी के कारण डेथ हो गई है तो हमें उस एरिया के जो स्वास्थ्य केंद्र है, नगर निगम है और हमारे जिलाधिकारी महोदय को तत्काल सूचित करें। साफ सफाई का ध्यान रखें, अधपका मीट न खाएं, न ही अंडों का सेवन करें। जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों ने आत्म संयम से काम लिया था, उसी तरीके से हमको प्रकृति की ओर लौटते हुए जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं उन पर इस समय ज़्यादा निर्भर रहना है। और साथ ही साथ इस बात की भी हमें जो पर्यावरणविद हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे अनुसंधान करता है, उनसे भी लगातार हमें चर्चा करनी है और उन पर ये अपनी मांग रखनी है कि पक्षियों के लिए भी फ्लू से निपटने के लिए किसी दवा का इंतजाम किया जाए। बहुत अच्छी बात कही। बात इस रूप में आपने कही कि सरकार तो लगातार सचेत है और सचेत होकर हमें भी सचेत कर रही है, लेकिन हमारी भी कहीं ना कहीं एक ये जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को सचेत करें। और साफ सफाई के विषय की बात करी तो मैं आनंद शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि वो जानकारी दें कि किस तरह की साफ सफाई हम समाज से अपेक्षित करें और कैसी साफ सफाई से हम करने के साथ इस बर्ड फ्लू से बच सकते हैं। आनंद शुक्ला जी, हमको सर्वप्रथम जो महामारी है बर्ड फ्लू, कोरोना के बाद आई सबसे बड़ी महामारी है
और ये 2010 में आई थी, जिसमें कि यूरोप उस समय बहुत प्रभावित हुआ था। उसके बाद हमारे भारत में भी आई, भारत भी प्रभावित हुआ, लेकिन खैर उस समय हम लोग इससे निपट गए। अभी दोबारा महामारी का रूप लेकर के आई है। उसमें हमको विशेष ध्यान देनी है कि जो पक्षी हैं, जीव जंतु, इनका भी हमको ध्यान रखना है कि ये हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवेश में आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस स्थिति में है वो, अगर बीमार हैं तो उनकी देखरेख, दवा के लिए भी सरकार को बताना है और अपने आसपास विशेष सफाई रखनी है और मांस और मछली सब चीज़ से दूर रहना, क्योंकि बता रहे हैं कि मछलियों पर भी ये इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो हमको ध्यान रखते हुए सफाई का विशेष ध्यान देना और जागरूकता फैलानी है। और सरकार जो प्रयास कर रही है, सरकार को प्रथम दृष्टया जिस तरीके से मुर्गियाँ हैं इनकी हत्या की जा रही है, तो उस पर ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है इनकी जहाँ पर ना भी हो तो उनकी कोई हत्या नहीं की जाए। बहुत अच्छी बात कही। जहाँ तक पक्षियों की हत्या की बात आती है, ये नियम है कि जिस क्षेत्र में जहाँ पर कोई संक्रमित पक्षी पाया जाएगा और या मृत पाया जाएगा, जांच में ऐसा आता है, तो उसके 1 किलोमीटर रेडियस पर पक्षियों की हत्या और 10 किलोमीटर के रेडियस पर पक्षियों को लगातार वहाँ पर वॉच करना, उनको देखते रहना, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना और यदि कोई ऐसा पाया जाए तो वहाँ पर 10 किलोमीटर तक की भी हत्या की व्यवस्थाएं हैं। निश्चित तौर पर मानवीयता को कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं, लेकिन मानवता को जीवित रखने के लिए सरकारें प्रतिबद्ध हैं। 1996 में सबसे पहली बार इस बात की चर्चा आई थी, बर्ड फ्लू की, जो एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है, और उस समय जापान में बहुत सारी हत्या पक्षियों की हुई थी। और आज के दौर पर देखा जाए कि जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल और अब उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि कानपुर में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ चिड़ियाघर में अभी कुछ मोर और कुछ पक्षी वहाँ पर मृत पाए गए और वहाँ पर चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। उसके 1 किलोमीटर के रेडियस पर वहाँ जो पक्षी हैं उनको मार देने का सरकार की घोषणा हुई है। एक तरफ कहीं ना कहीं हृदय को विचलित करती है, लेकिन बीमारी को रोकने के लिए सरकार के पास जब और कोई साधन न हो तो सरकार इस तरह के प्रयासों को करती है जिससे इंसान जिंदा रहें। और मानवता को जिंदा करने के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो समस्या आती है वो आती है मुर्गियों से। और मुर्गियों को जिस तरह से उनका रख रखाव होता है, जो खाने के लिए लाई जाती हैं, जिस गंदे ढंग से रखी जाती हैं, हमारे साथ एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी और लगातार एक एनजीओ के संचालन कर रहे हुए, समाज को एक बेहद संदेश देते हुए प्राणवीर सिंह हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो ये मुर्गियों का जो रख रखाव होता है, जो रखा जाता है, जिस दशा में कहीं ना कहीं क्या इसके संचरण के लिए जो संक्रमण की ताकत कहीं वो भी तो नहीं है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने इस तरह का जागरूकता अभियान शुरू किया। ये बहुत बड़ा अपने में जागरूकता अभियान है, क्योंकि आज के इस परिदृश्य में पब्लिक को जागरूक करना, जैसा कि अभी आदरणीय पद्म संजय ने बताया कि ये सर्वाधिक आवश्यक है जागरूकता। अब जो सवाल रही बात सवाल की कि मुर्गियों के रख रखाव की बात, सर प्रत्येक जीव जंतु की, पहले जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन उठाया, क्या ये उचित बात है कि इस तरह से 1 किलोमीटर के दायरे पे जिस तरह से पक्षियों को मारा जाता है, उस पर अगर एक वाक्य कहूँ सर, इतना ज़्यादा भौतिकतावाद हमने मनुष्यों ने स्वयं बनाकर फैला दिया हमारे समाज में कि यदि कल को अगर ऐसी मनुष्यों में भी कोई बीमारी आई, आप देखिए हम एजुकेशन स्टैंडर्ड ऐसे ले जा रहे हैं कि न्यूकमर्स को क्या सिखा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि जो फिजिकली एक्टिवेट चीज़ें और ऑटोमेशन की दुनिया दिखाई दे रही है वही सब कुछ है। लेकिन सर यदि यही समस्या पुरुषों में, इंसानों में हो गई, तो हम क्या करेंगे? एक दिन अपने आप को बचाने के लिए कह देंगे कि 1 किलोमीटर के रेडियस में इतने लोगों को खत्म कर दो। सर ये हमें अगर जब आज अपने ऊपर समस्या आ रही तो हम बर्ड्स के लिए कर रहे हैं, यही समस्या इंसानों में आएगी तो हम इंसानों को मारेंगे। ये मैं परिचर्चा को दूसरे दृश्य पे नहीं ले जा रहा, लेकिन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एज एन एनजीओ संचालक कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, ऐसे लॉज से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें ये भी सोचिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, और कहीं ये सब चीज़ें गवर्न कहीं ऐसी ऊंचाई से किया जा रहा है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और हम अपनी दुनिया में बिजी हैं। खैर, तो ये जो सवाल था सर मुर्गी का, जो किस तरह से रख रखाव किया जाए,
सर, इनके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, सरकार ने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन हमें स्वयं से भी जागरूक बहुत ज़रूरी है। जागरूकता हम स्वयं से सर करते क्या है कि हर चीज़ हम सरकार के सर पे मर देते हैं। इसने ये किया, उसने वो गलत किया, दुनिया बुरी है। हम एफर्ट क्या कर रहे हैं? अगर हम अपने सामने के जैसे आंगन को साफ करके देश को साफ बना सकते हैं, वैसे ही अगर ऐसा कोई कर रहा है तो हम उसको रोकें और एक एक करके हम सभी को देखिए। अगर हम उसको ना परेशान करने की बात नहीं है, हम आवाज़ तो उठा सकते हैं कि कृपया हाथ जोड़कर पुष्प अर्पित करके भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसे मत रखिए, बीमारियाँ फैलेंगी। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और आई थिंक जागरूकता ही बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए आप ये चैनल भी चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्राणवीर सिंह जी। बहुत अच्छी बात कही कि हमें जागरूकता के माध्यम से अपनी बातों को आगे तक बढ़ाना है। हर बात सरकार तक थोपनी नहीं है। सरकार सारी व्यवस्थाएं देती है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को लागू करने में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो हम स्वयं होते हैं। यदि हम सरकार के नियमों को नहीं मानते हैं, सरकार हर व्यक्ति पर जाकर अपने नियंत्रण को लागू करती है, तब हम सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। और प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले हमें अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। हमें देखना होगा कि उन सारी व्यवस्थाओं को जिन जो जागरूकता के विषय हैं, हम स्वयं जागरूक हों, साथ में आम लोगों को भी जागरूक करें। हमारे साथ पर्यावरणविद विवेक तिवारी जी हैं। विवेक तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो समय आया है, क्या हम बिना मांस खाए, क्या कुछ समय जब तक ये बीमारी संशयित आगे है, क्या हम बच सकते हैं? क्योंकि विषय ये आता है कि जब तक हम इस रूप में सक्षम होते हैं कि सिर्फ जो मांसाहारी भोजन है उसको त्याग करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसको बचा जा सकता है। हिंदुस्तान में खासकर हमारे इस कानपुर क्षेत्र में और दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे खाने के लिए बहुतायत संख्या में और दूसरी उपलब्धता है, मांस अगर ना खाएं तो हम बच सकते हैं। इसमें क्या आपकी राय क्या होगी? सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस चैनल के माध्यम से और अपनी बात दुनिया को रखने के लिए ये आपने छोटा सा कार्यक्रम रखा। मैं पहले तो एक बात पे आकर्षित करना चाहूँगा सबको कि जीवन जो है वो आपका जीवों से होता है, यानी हमसे भी है और जीवों से भी है। और जीव पक्षी जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। हटाने का मतलब ये है कि स्वयं को वो एक पीड़ा देना। तो अगर हम आते हैं आपकी बात पे कि अगर आप कुछ समय के लिए मांस इस तरीके का सेवन ना करें, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सेवन ना करेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। वो इसलिए कि पहले तो हम इस जो दौर चल रहा है इससे पहले निपट सकेंगे, फिर आगे इसको कितना अच्छा कर सकेंगे ये हम लोग का एक प्रयास रहेगा। और हमारी सरकार से ही नहीं, सबसे जितने भी एनजीओ हैं, समाज सेवी, उनसे भी यही कहना है कि वो इस समस्या को दूसरों पर रखें और इस विषय में सबको जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी, बहुत अच्छी बात कही कि इंसानियत, मानवता ये कहती है कि हम बिना पर्यावरण के नहीं रह सकते हैं। और पर्यावरण में वो सारी चीज़ें, सिर्फ उसमें मानव ही शामिल नहीं है, उसमें मानवता भी शामिल है। और मानवता में सारे पशु पक्षी शामिल हैं और उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जब उनके बिना जीवन संभव नहीं है तो उन स्थितियों में इन पक्षियों की हत्या के कारक हम ही होते हैं, क्योंकि गंदगी फैलाने में पशु पक्षी आगे नहीं होते हैं। इसके लिए हम ही आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम जब बाहर गंदगी फैलाते हैं तो उस गंदगी को भोज्य पदार्थ के रूप में वहाँ पर बैठकर ये पशु पक्षी वहाँ पर उसको आगे संचारित करते हैं। और उस संचारी व्यवस्था को यदि हम ठीक कर लें, जिसमें हमारे द्वारा जो ये तमाम सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिसमें हम समाज में अपने आसपास जो बहुत सारा प्रदूषण फैलाते हैं उसको यदि हम रोक दें तो उसको रोकने के बाद हम बहुत कुछ संभाल सकते हैं। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अपने साथ जुड़े हुए हमारे साथ अधिवक्ता, समाज सेवी और लगातार पर्यावरण के लिए एक विशेष काम कर रहे हुए हमारे मित्र अनिल यादव जी जुड़े हुए हैं। और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि
ये जो फैलाव है, जो गंदगी का फैलाव है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, कैसे इसको बचा जा सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं ये धन्यवाद करूँगा कि आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। और जहाँ पर हमारी बात आती है गंदगी की, तो हर व्यक्ति अपने घर को तो साफ रखना चाहता है। आपने देखा होगा लोग अपने घर को साफ करते गंदगी सड़क पे फेंक दी, उनको क्या मतलब है कि अपने घर को हमने साफ किया, लेकिन वो गंदगी जा कहाँ रही है? वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आती है। सबसे पहले वो संपर्क में आती है हमारे जीव जंतु के। अब जीव जंतु को मैं इस क्रम में लाना चाहूँगा कि इस पृथ्वी के संचालन के वक्त हर चीज को एक संतुलन से थ्रू बनाया गया था, जहाँ पर जो है इसमें जो है हमारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, मनुष्य, सब लोगों को लाया गया। अब उस संतुलन में अगर हम एक चीज को भी हटाते हैं तो हमारी पृथ्वी डगमगा सकती है। ये प्रकृति हमारी देन है। और रही बात पर्यावरण के संचालन की, उसके साफ सफाई की, तो ये सभी जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में आज के डेट में मास्क का और जो लोग ये करते हैं, क्या उन क्षेत्रों में पॉसिबल है कि हम खड़े हो सकें? ये गंदगी किसके थ्रू फैलाई जाती है? वहीं के लोगों के थ्रू, जो कि ये जानते हैं कि हमें मास्क का सेवन करना है, हमें ये चीज़ें करनी, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि अपने घर के साथ हम अपने मोहल्ले को साफ करें? मोहल्ले के साफ होगा तो हमारा देश अपने आप साफ होना शुरू हो जाएगा। क्यों हम दूसरों के ऊपर मरते रहे कि हमारी सरकार करेगी, हमारी सरकार ये? अरे हम अपने घर को साफ करते हैं, हमारी जिम्मेदारी, रोजाना की जिम्मेदारी का अपने घर में उठते हैं, हमारे घर में साफ सफाई होती है, तो हम अपने घर के साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को क्यों नहीं जागरूक करें? और जिस दिन सबकी मानसिकता ये बदल जाएगी, मैं आपसे भरोसे के साथ कहता हूँ, जो समस्याएं आज हम लोग झेल रहे हैं वो कभी नहीं आएंगी। और हर चीज का निवारण जो है पहले से उसके लिए सावधानी बरतना। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात अनिल जी। निश्चित तौर पर बार बार एक ही बात आती है कि हम सारा दोष सरकार पर ही क्यों मने। हम इन सारे जो संचारी रोग हैं, संचारी संक्रमण के जो तमाम सारे जो वायरस आ रहे हैं, उसमें सीधे सीधे जब हम दोषी होते हैं तो इस दोष को हम सीधे सरकार पर मरने के पहले हमें ये देखना होगा कि हमने अपनी सारी व्यवस्थाओं को स्वयं पहले अपने स्तर पर ध्वस्त करना होगा, जिससे हम सुरक्षित रहें, हमारे आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण में शामिल वो सारे पक्षी सुरक्षित रहें। और ये जो बर्ड फ्लू नाम का जो वायरस आया है, ऐसे वायरस या अन्य कोई भी वायरस तभी हम बच सकते हैं जब हम स्वयं बचें। और हम तब बच सकते हैं जब हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं, आप सबके साथ मिलकर, कि हम अपने आसपास की साफ सफाई को सुरक्षित रखेंगे और इस सुरक्षा में इस कदर भागीदार बनेंगे जिससे समाज में ऐसे वायरस को फैलने से रोकें। और रोकेंगे तभी जब हम एक दूसरे से इन जानकारियों को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं जितेंद्र चौहान अपने मित्रों के साथ फिर अगली चर्चा में आपके साथ जुड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।